So, hello बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू स्ट्रीबीजी एंड दिस इज संदीप भैया फ्रॉम आईआईटी गुवाहाटी। एंड गाइस, आज की वीडियो में मैं C7 राउंड को बहुत ही अच्छे ढंग से एक्सप्लेन करने वाला हूं। सिर्फ एक वीडियो देखने से आपके ऑलमोस्ट सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। हम हर एक पॉइंट पर बात करेंगे कि भैया इस साल C7 की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, C7 में एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जाने वाली है, और जोसा वर्सेस C7 मतलब C7 में कहां तक फायदा हो सकता है, कहां तक अपन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और एक पॉइंट जो बहुत हॉट टॉपिक है, जिस पर मुझे लगता है कि बात करना जरूरी है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोग C7 और जोसा में इस साल बैठेंगे ही नहीं पिछले साल के कट ऑफ को देखते हुए। मैं एक बात जो आपको बताना चाह रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। इस साल जोसा में भी एक राउंड बढ़ गया। पिछले साल मात्र 5 राउंड हुआ था, इस बार जोसा ने 6 राउंड कर दिया। और सीसैब भी 3 राउंड होने वाला है। और ये बड़ा मजे की बात है, सीसैब में 3 राउंड होने वाला है। अब हर साल होता ऐसा था कि बहुत सारे एनआईटीज में, बहुत सारे ट्रिपल आईटीज में और बहुत सारी जीएफटीआईज में सीटें वैकेंट रह जाती थी। बीआईटी मेसरा, बीआईटी पटना, बीआईटी देवघर, गुरु घासीदास, ट्रिपल आईटी भुवनेश्वर, बहुत सारे जीएफटीआई जैसे हुआ करते थे, जो इसके बाद अपना अलग से कॉलेज लेवल काउंसलिंग कराते थे। क्योंकि सीटें बहुत ज्यादा वैकेंट रहती थी। और इसी चीज को देखते हुए भाई जो सीसे वालों ने एक राउंड और बढ़ा दिया, जो कि बढ़िया बात है। और सीसे में कैसी काउंसलिंग है, लोग इसको स्पॉट काउंसलिंग बोलते हैं। तुमने सुना होगा कि स्पेशल राउंड काउंसलिंग है, स्पॉट काउंसलिंग है। लेकिन बाकी स्पॉट में और सीसे में बहुत बड़ा फर्क है भाई, जमीन आसमान का फर्क है। क्यों है, मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा इस वीडियो में। इसके पीछे का फर्क सबसे बड़ा ये है कि जनरल कोई भी स्पॉट काउंसलिंग है, लेकिन जैसे तुम जैक दिल्ली का स्पॉट काउंसलिंग उठाओ, जैक दिल्ली की स्पॉट काउंसलिंग उठाओ, और तुम देखो वहां डीटीयू में कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की सीटें स्पॉट राउंड में नहीं बचती हैं। क्यों नहीं बचती हैं? डीटीयू में नहीं बचती हैं, ट्रिपल आईटी दिल्ली में कंप्यूटर साइंस नहीं बचता है। क्यों नहीं बचता है? उनके स्पॉट में कभी भी ऐसा नहीं देखने को मिलेगा कि कंप्यूटर साइंस की 20% सीटें बच गई, इतनी सीटें बच गई, 30% सीटें बच गई, 10 सीटें बच गई। ऐसा जनरली देखने को नहीं मिलता है। उसके पीछे का रीजन क्या है? इंटरनल स्लाइडिंग। इंटरनल स्लाइडिंग में क्या होता है, सीटें तो कैंसिल होती हैं, लोग सीएससी वाले भी सीट कैंसिल करा करा के डेली जा रहे होते हैं, लेकिन इंटरनल स्लाइडिंग में नीचे वाले बच्चों को, जो नीचे के ब्रांच में हैं, उनको स्लाइड करके ऊपर भेज दिया जाता है। और वहीं पर हमारी काउंसलिंग टेक्निक बहुत अच्छे से काम करती है, क्योंकि एक अप्रॉक्सीमेट आइडिया हम लोग को होता है, और उस चक्कर में हम लोग अपने बच्चों को फिल करा के पहले से रेडी रहते हैं, मेंटली प्रिपेयर्ड रहते हैं कि भाई देखो पिछले 2 साल में यहां से यहां तक वालों को स्लाइड करके यहां भेज दिया गया, हो सकता है इस बार भी चांस बने। हालांकि थोड़ा बहुत रिस्की प्रोसेस है, लेकिन फिर भी चांस अच्छा खासा रहता है। तो अब मजे की बात क्या है, वहां पे इंटरनल स्लाइडिंग की वजह से एके2 में इंटरनल स्लाइडिंग होता है, अच्छी सीटें नहीं बचती हैं। ट्रिपल एमयूटी में इंटरनल स्लाइडिंग होता है, कंप्यूटर साइंस भर जाता है। एचबीटीयू में इंटरनल स्लाइडिंग होता है, तो कंप्यूटर साइंस की सीटें बड़ा कम बचती हैं, या कहीं कहीं बचेंगी तो बहुत कम बचेंगी, या फिर बचेंगी नहीं। लेकिन जोसा में कोई इंटरनल स्लाइडिंग तुमको देखने को नहीं मिलेगा। जोसा में जितनी सीटें कैंसिल होंगी, वो सीटें सीसैब में भरी जाएंगी। और यही रीजन है कि एनआईटी ट्रिची, एनआईटी इलाहाबाद, एनआईटी वारंगल, एनआईटी सूरतकल जैसे टॉप के एनआईटीज में भी कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स और टॉप के ब्रांचेस देखने को हर साल मिलते हैं। कई लोग सोचते हैं कि अरे जोसा में जब सीट बचेगा तभी तो सीसैब में भरेगा, तो ये बात आपका सोचना सही है, लेकिन बचेगा। उसके पीछे एक एल्गोरिदम है, आप समझिए। आईआईटी जो हैं वो जोसा के बाद से अपना कट लेती हैं, उनका एडमिशन खत्म हो गया। तो बहुत बार ऐसा होता है कि 5वें राउंड तक बहुत सारे बच्चों को एनआईटी मिला होता है, लेकिन 6ठे राउंड में वो आईआईटी में शिफ्ट हो जाते हैं। तो जो जो एनआईटी से आईआईटी में गए होते हैं, उनकी सारी एनआईटी वाली सीटें खाली हो जाती हैं, और उसके बाद बहुत सारे लोग कैंसिल आउट भी कराते हैं अपनी ब्रांचेस। तो बहुत सारे फैक्टर हैं जो इस बात को दिखाता है कि मोस्ट ऑफ द मतलब सीसैब में सीटें बचनी तय हैं, और जोसा से ज्यादा फायदा होगा ही होगा सीसैब में। हाँ, आप जिस कॉलेज को टारगेट कर रहे हो वो जरूरी नहीं है कि उस कॉलेज की सीट बचे, लेकिन किसी ना किसी की बचेगी जरूर। और बहुत बार ऐसा देखने को मिला है कि जोसा से ज्यादा फायदा हुआ है सीसैब में। आज इसी के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। और सीसैब के बैटन
सीसैप बहुत रिस्की प्रोसेस है, पूरा एक तरीके से जुआ है अगर जिसको नहीं समझ में आता है, क्योंकि पैसा डूब गया तो जुआ ही है ना, है ना। तो जिसको काउंसलिंग का दाव पेच नहीं समझ में आएगा, सीसैप का पैसा डूबेगा। और जिसको काउंसलिंग का दाव पेच समझ में आता है, जो मेरी वीडियोस को देख रहा है, एटलीस्ट इतना तो समझदार बन ही जाएगा कि उसका पैसा ना डूबे। और मैंने बहुत बच्चों को, क्योंकि लास्ट में बहुत सारे बच्चे आते हैं सीसैप के टाइम और मेरा प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं, या लास्ट में जो प्रोग्राम नहीं ज्वाइन किए होते हैं फोन करते हैं कि भैया पैसा वापस मिल जाएगा क्या, आप थोड़ा बताइए कैसे हो सकता है। तो मैं बोलता हूँ वही सीसैप से कनेक्ट करो, हालांकि उसके भी एक आध प्रोसीजर हैं, बट जनरली पैसे सीसैप के बाद वापस नहीं होते हैं, देयर इज नो रिफंड पॉलिसी। तो चलो बच्चा पार्टी शुरू करते हैं आज की वीडियो में, और हम सीसैप के बारे में थोड़ा डिटेल डिस्कशन करेंगे। हो सकता है सारा टेक्स्ट आपको उतने अच्छे से ना दिख रहा हो, बट एनीवेज पहले समझिए सीसैप में बैठने के लिए एलिजिबल कौन कौन से हैं, कौन कौन लोग हैं। तो देखो, जिसको जोसा में कुछ नहीं मिला वो सीसैप में बैठ सकता है, जिसको जोसा में जो जोसा में अप्लाई नहीं किया है वो भी सीसैप में बैठ सकता है। मामला बस 75% बोर्ड का है, और साथ ही साथ अगर 75% नहीं हो रहा है तो आप 20 परसेंटाइल क्राइटेरिया को अगर फुलफिल कर रहे हैं, अगर आप अपने बोर्ड्स के टॉप 20 परसेंटाइल कैंडिडेट्स में हैं तो भी आप एलिजिबल हैं। पहली चीज, SC ST है तो 65% पर भी काम चल जाएगा। अब जो सोचने वाली बात है, ध्यान समझिए, जिसको जोसा में मिल गया वो भी एलिजिबल है, जिसको जोसा में नहीं मिला वो भी एलिजिबल है, जिसने जोसा में पैसा जमा किया वो भी एलिजिबल है, जिसकी जोसा में सीट कैंसिल हुई वो भी एलिजिबल है, जिसने पैसा नहीं जमा किया वो भी एलिजिबल है। तो तुम टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर आपकी कैटेगरी वगैरह कैंसिल, कैटेगरी वगैरह चेंज हो गई है, जोसा में सीट कैंसिल हो गया है, तो भी आप कैटेगरी को रीस्टोर कर सकते हो, उसकी समस्या नहीं है। तो मोस्ट ऑफ द लोग जो जोसा में अप्लाई किए हो या ना अप्लाई किए हो, वो सारे लोग सीसा में एलिजिबल हैं। हाँ, अगर आपने जोसा में अप्लाई किया है, आपके हाथ में एक सीट है, तो आप इस सीट को लेके सीसा में बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और सीसा में जैसे ही अगर आपको कुछ मिलेगा नया तो ये सीट कैंसिल हो जाएगी, और अगर नहीं मिलेगा तो ये सीट आपके हाथ में बरकरार रहेगी, टेंशन वाली बात नहीं है। तो जो सीसैप है उतना ज्यादा रिस्की भी नहीं है, बहुत हद तक सेफ है। लेकिन रिस्की उन लोगों के लिए जो लोग आंख बंद करके चॉइस फिलिंग करेंगे, भैया तुम्हारे लगेंगे और अच्छे खासे पैसे डूबेंगे। मतलब तुम समझो 75,000 सीधे सीधे तुम्हारा जाएगा, 75,000, और नहीं तो मिनिमम 40,000 तो कहीं नहीं गया है। बट एनीवे चलो बात करते हैं पैसे रुपए का, क्योंकि काउंसलिंग में बैठने से पहले कितना अर्थ लगने वाला है, कितना धन लगने वाला है, इसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, तभी आप अच्छे से खेल पाओगे। एनीवेज देखो, सीसैप में बैठने के लिए, जोसा में बैठने के लिए आपको 0 रुपए देना पड़ता है। आप बिना पैसे का ही रजिस्ट्रेशन करो, चॉइस फिलिंग करो, काउंसलिंग करो, सब करो। पैसा कब देना है इस जोसा में? जब सीट मिल जाए। सीट मिलेगी तो आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस देना है। इस बार सीट एक्सेप्टेंस फीस घटा दिया गया है, 30,000 कर दिया गया है। और जब काउंसलिंग खत्म हो जाएगी तो पार्शियल एडमिशन फीस देना पड़ेगा। मतलब मेनली 2 पेमेंट आपको करना ही करना है, एक सीट एक्सेप्टेंस फीस, एक पार्शियल एडमिशन फीस। बढ़िया। और मान लीजिए ऐसा हुआ कि आप जो है जोसा में आप पैसा नहीं जमा किया, आपको कुछ नहीं मिला, और अब आप सीसैप में बैठने आ रहे हैं, या फिर आप डायरेक्ट सीसैप में बैठ रहे हैं, तो भैया क्या चार्ज रहेगा? तो देखिए सिंपल लॉजिक है, तब चार्ज बड़ा सिंपल है। आपको काउंसलिंग में बैठने से पहले ही पैसा जमा करना पड़ेगा। कितना जमा करना पड़ेगा? तो इंस्टीट्यूट एडमिशन फीस जो कि 35,000 रुपए है, और प्लस ये स्पेशल राउंड प्रोसेसिंग चार्ज जो कि 5,000 रुपए है। ये 5,000 रुपए भैया नॉन रिफंडेबल है, और ये जो पैसा होता है वो रिफंडेबल है, वो डिपेंड करेगा आपके केस पर। तो मोटा मोटी आपको 40,000 जमा करना है सिर्फ और सिर्फ किसमें? काउंसलिंग में बैठने के लिए। और अगर आप SC ST हैं तो आपको 19,000 जमा करना है। अब सवाल बनता है कि भैया मान लो अगर मैं पहले से ही जोसा में पैसे जमा कर चुका हूं, तो फिर मुझे कितना देना पड़ेगा? तो देखो, आपको 15,000 देना पड़ेगा फिर भी, मतलब जो फेयर का डिफरेंस होगा, क्योंकि वहां पे सीट एक्सेप्टेंस फीस आपने पहले ही दे रखा है। तो सीट एक्सेप्टेंस फीस प्लस यहां का जो स्पेशल राउंड प्रोसेसिंग चार्ज है, मतलब ये जो SREF है, मतलब इंस्टीट्यूट एडमिशन फीस प्लस स्पेशल राउंड प्रोसेसिंग चार्ज को मिला के जो बन रहा है, उसके बीच का जो डिफरेंस है उतना देना पड़ेगा। मोटा मोटी 15,000 देना पड़ेगा, क्योंकि 5,000 जोसा का चार्ज तो जोसा अपना काट लेगा, बाकी पैसा इधर ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, तो 40 में से 25 घटा दो, 15 देना पड़ेगा। और साथ ही साथ अगर आपको सीसैप में बैठना है तो सबसे पहले इतना पैसा तैयार रखिए। इतना पैसा क्या करेंगे? आप देंगे, और जिसमें से अगर आप आगे विड्रॉल मारते हैं तो 5,000 कतई नहीं मिलेगा, चाहे आपको सीट मिले या ना मिले। सीट नहीं मिलेगा तो बाकी का पैसा आपका वापस हो जाएगा, लेकिन अगर सीट मिला
तो पैसा वापस नहीं होगा। उसके बाद अब जैसे ही आपको सीट मिलेगा, पहला तो ये चार्ज जो आपको मैंडेटरी देना है बैठने के लिए। दूसरा, अगर आपको सीट मिलता है तो आपको इंस्टीट्यूट एडमिशन फीस सेकंड पे करना पड़ेगा, जो कि 30,000 है, और SC ST PWD के लिए 16,000 है। तो ये दो पेमेंट आप तैयार रखिएगा कि जैसे ही सीट मिलेगा आपको ये देना है और बैठने के लिए आपको ये देना है। ठीक है, अब बात करते हैं शेड्यूल के बारे में, क्योंकि जोसा का ऑलरेडी, सीसैप का ऑलरेडी शेड्यूल जो है लॉन्च हो चुका है। एंड आई होप कि आपको वीडियो में दिख रहा होगा, ज्यादा छोटा तो खैर नहीं होगा। ओके, अब मैं बात करता हूं सीसैप में। तो सीसैप में अगर आपको स्पेशल राउंड में बैठना है तो स्पेशल राउंड 24 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। स्पेशल राउंड जो है 24 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। अब जिन लोगों को अपनी कैटेगरी चेंज करनी है, ध्यान से सुनना, जिन लोगों को अपनी कैटेगरी चेंज करना है, जिनका जोसा में कैटेगरी कैंसिल हो चुका है, लाइक वो जनरल ईडब्ल्यूएस थे या ओबीसी थे, लेकिन ओबीसी पुराना था, इस वजह से उनकी सीट कैंसिल हो गई, कैटेगरी भी चेंज करके जनरल में बना दिया गया। तो वो लोग जाके सीसा में एक बार फिर से अपनी कैटेगरी क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। उसको बोलते हैं कैटेगरी रिस्टोरेशन। या फिर अगर आपने अपनी कैटेगरी लगाई ही नहीं है तो भी आप कैटेगरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपकी कैटेगरी रिस्टोर हो जाएगी और 24 से लेके 25 के बीच में आपको एक काम कर लेना है। उसके बाद से वैकेंसीज आएंगी, वैकेंसी 30 तारीख को आएगी। वैकेंसी आने के बाद हमें बैठ के एनालाइज करना है कि हमें जो सीट चाहिए, हमें जो ब्रांच चाहिए, वो इस साल खाली है कि नहीं खाली है। अगर खाली हुआ, हमारे काम की चीजें हुई, जो कि होंगी, मैं नहीं बोल रहा हूं कि पहले मुंह उठा के 40,000 दे देना है, नहीं, पहले बैठ के एनालाइज करिए वैकेंसी। एंड एनालाइज करने के बाद अगर आपके काम की चीजें खाली हैं और पिछले कुछ सालों में उसके आसपास तक रैंक भटका है तो जरूर अप्लाई करिए, रिस्क मत लीजिए। क्योंकि मैंने अपने करियर में जो देखा है, जो सबसे बड़ी मछली हाथ लगती है वो जोसा में नहीं, सीसैप में जाके लगती है, और एक बड़े मजेदार बात है। उसके बाद से रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। रजिस्ट्रेशन 30 जुलाई से शुरू होगा, 30 जुलाई से शुरू होगा। तो 30 जुलाई को आप रेडी रहिए सीसैप के रजिस्ट्रेशन के लिए। और सीसैप में हर साल मेरे पास भर भर के बच्चे आते हैं काउंसलिंग कराने, क्योंकि जोसा और सीसैप में बहुत ज्यादा बच्चे होते हैं। और सीसैप में तो वो बच्चे भी आ जाते हैं जिनकी रैंक 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख होती है कि भैया एक बार किस्मत आजमाना है और मैं रेडी हूं इस चीज के लिए। तो अगर आप हमसे काउंसलिंग कराना चाहते हैं तो देखो, जोसा की काउंसलिंग के साथ तो मैं सीसैप की काउंसलिंग फ्री करता हूं, लेकिन सीसैप की बाद में हम लोग वो करते हैं। तो आपको अगर हमसे काउंसलिंग कराना है तो आप हमारा प्रोग्राम पहले से बुक करके रखिएगा, क्योंकि बाद में क्या है कि बाद में इतना ज्यादा भीड़ हो जाता है। अभी देखो, अभी जब 150 के सेलिब्रेशन चल रहा था तो इतना ज्यादा भीड़ हो गया, बहुत सारे बच्चों ने अचानक से कोर्स ज्वाइन कर लिया। अभी तक हम उनसे उनकी क्वारीज क्लियर कर रहे हैं, उनके चॉइस फिलिंग बना रहे हैं, अभी तक हम उनको ही डील कर रहे हैं। और इस वजह से तुम्हें दिख भी रहा होगा कि संदीप भैया थोड़ा वीडियोस कम फ्रिक्वेंटली लेके आ पा रहे हैं। ओके, एनीवेज, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। 3 जून को जो है, सॉरी 30 जून को आपका रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा और 3 जून को आपको मॉक 1 का रिजल्ट आ जाएगा, है ना, मॉक सीट एलोकेशन होगा। और उसके बाद से 3 तारीख को रजिस्ट्रेशन, पेमेंट वगैरह एंड बाकी सारी चीजें हमें, मतलब 3 तारीख से पहले पहले हमको ये सारी चीजें कर देनी है। रजिस्ट्रेशन पेमेंट एंड हो जाएगा 3 तारीख को, तो 30 से लेके 3 के बीच में हमें पैसा इनको पूरा जमा कर देना है। एंड आफ्टर दैट हमारा जो है 7 तारीख तक चॉइस फिलिंग का ऑप्शन रहेगा। अब जोसा में सिर्फ एक बार चॉइस फिलिंग होती है, पूरे 6ठों राउंड में वही चॉइस फिलिंग चलती है। और सीसैप में भी सिर्फ एक बार चॉइस फिलिंग होती है और पूरे तीनों राउंड में एक ही चॉइस फिलिंग चलेगी। तो अगर आप चॉइस फिलिंग अच्छे से नहीं करोगे तो आप हमेशा पछताओगे, आप रोगे कि मैं मूर्ख था जिसने इतना बेकार चॉइस फिलिंग करा, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाया होता तो बहुत अच्छी जगह तक पहुंच सकता था। और एक बात और, चॉइस फिलिंग को फिल करने के बाद उसको कम से कम 3 बार, मिनिमम 3 बार वेरीफाई करिएगा। और चाहे जितने बार उसको एडिट करना पड़े, एडिट करने से एक भी बार पीछे मत हटिएगा। तो ये है आपको जो ध्यान रखना है। चॉइस फिलिंग की जो लास्ट डेट है वो 7 तारीख है। 7 तारीख से पहले पहले आपको चॉइस फिलिंग कर लेना है। 9 तारीख को आप लोगों का रिजल्ट आएगा और रिजल्ट आने के बाद से जो काम करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें 3-4 ऑप्शन है। जैसे जोसा में सिर्फ फ्रीज, फ्लोट एंड स्लाइड होता है, जोसा में सिर्फ फ्रीज, फ्लोट एंड स्लाइड होता है, लेकिन सीसैप में 3 ऑप्शन और होते हैं, सरेंडर, विड्रॉल और एग्जिट। थोड़ा हम इस पर भी चर्चा करेंगे। फ्रीज, फ्लोट, स्लाइड क्या है इस पर हम बात करेंगे, लेकिन ये 3 ऑप्शन और है, उन पे भी चर्चा करेंगे। अब जैसे ही आपको अगर कुछ मिलता है
आपको अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, ऑनलाइन वेरिफिकेशन कराना है, ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी है, और ये चीज 9 से लेके 12 के बीच में कर लेनी है। और जब आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाए तब आपको इंस्टीट्यूट एडमिशन फीस सेकंड पे करना है, जो कि मैंडेटरी है। अगर आप इंस्टीट्यूट एडमिशन फीस सेकंड नहीं पे करोगे आप काउंसलिंग से बाहर फेंक दिए जाओगे, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो 13 तारीख नजर हर एक डेट पर प्रॉपर नजर होनी चाहिए। और बहुत सारे महापुरुष ऐसे होंगे जिनको सीट मिल चुका होगा लेकिन वो टाइम से देखेंगे ही नहीं, क्योंकि उनको शेड्यूल ही नहीं पता होगा, और बोलेंगे अरे पता ही नहीं चला, कुछ मेल ही नहीं आया, कुछ मैसेज ही नहीं आया। तो ये जोसा वाले आपको बार बार फोन करके नहीं बताने जाएंगे, आपको अपने पोर्टल से बार बार चेक करना पड़ेगा। हाँ, अगर आप चाहते हो कि आप तक अपडेट पहुंचता रहे तो मैंने व्हाट्सएप चैनल बनाया है आपके लिए, आप उसे फॉलो कर लो। दिन में 1 से 2 बार देखते रहना, आइडिया लग जाएगा कि हाँ भाई ये चीज आ गया, ये चीज आ गया। जो आपके काम की चीज हो उस पर क्लिक करो, चेक करो, और बाकी आगे चल के अपनी चीजों को देखो। एनीवेज नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं राउंड 2 पर। तो सीट एक्सेप्टेंस फीस, इंस्टीट्यूट एडमिशन फीस सेकंड देने के बाद से आप राउंड 2 पर चले जाओगे, और जिनको नहीं मिला होगा पहले राउंड में वो ऑटोमेटिक राउंड 2 पर चले जाएंगे। अब राउंड 2 में कुछ नहीं है। राउंड 2 में क्या है कि राउंड 2 में सीसेप राउंड का रिजल्ट जो है राउंड 2 का आएगा 14 तारीख को, और फिर से वही कहानी, भैया फ्रीज, फ्लोट, स्लाइड, सरेंडर में से कोई एक चूज करिए, ऑनलाइन रिपोर्टिंग करिए। ऑनलाइन रिपोर्टिंग के बाद से जब आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाए तो आप इंस्टीट्यूट एडमिशन फीस सेकंड दीजिए। अगर आप एक बार इंस्टीट्यूट एडमिशन फीस सेकंड दे चुके हो तो आपको दोबारा देने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद राउंड 3 पर आते हैं। राउंड 2 के बाद फिर लास्ट राउंड आएगा। राउंड 2 में भी आप विड्रॉल मार सकते हो, आपका मन किया कि नहीं चाहिए, विड्रॉल मार सकते हो, सरेंडर कर सकते हो, जो करना है कर सकते हो। ये सब क्या ऑप्शन होता है उसके बारे में मैं आप बताता हूं, उसके बाद बताऊंगा आगे। और उसके बाद राउंड 3 आता है। राउंड 3 बहुत इंपॉर्टेंट राउंड है। राउंड 3 लास्ट राउंड है। राउंड 3 में अगर आपको कुछ अलॉट हुआ तो आप समझो आपको लेना ही पड़ेगा। अगर आपको कुछ अलॉट हुआ है तो आपको लेना ही पड़ेगा, भाग नहीं सकते। अगर भागोगे तो जो भी आपने पैसा दिया है, अगर पहली बार अलॉट हो रहा है तब तो आपने सिर्फ और सिर्फ क्या दिया होगा, 40,000 रुपए दिया होगा, तो 40,000 रुपया गया। और अगर दूसरी बार अलॉट हो रहा है, मान लो पहले कुछ अलॉट हुआ था बढ़िया कॉलेज ए, और गलती से राउंड 3 में जाके हो गया कॉलेज बी, जो कि कॉलेज ए से खराब था लेकिन आपने इसको ऊपर रख रखा था क्योंकि आपकी मती मारी गई थी, आपकी अकल पे पर्दा पड़ा था, आपने रिसर्च तो किया नहीं था बैठ के। किसी यूट्यूब पे भैया ने बता दिया कि दिस इज बढ़िया, दिस इज खराब, दिस इज बैड, आपने उसी को डाल दिया, जो कि आधे, अरे बड़े बड़े एजुकेटर की बात बता रहा हूं, अंदर की बात है। क्योंकि बच्चे मेरे पास ना उनकी वीडियोस भेजते हैं या स्क्रीनशॉट भेजते हैं कि देखो ये फलाना टीचर है यहाँ के, इस बड़े इंस्टीट्यूट के, ये तो बोल रहे हैं ये एनआईटी अच्छी है, ये वाली ट्रिपल आईटी अच्छी है, ये वाला नीचे है। लेकिन एक्चुअल बताऊं ना तो पता नहीं वो कब का डेटा देख रहे हैं, या शायद ऐसा हो सकता है कि उन्होंने बहुत पहले कभी रिसर्च किया होगा और रिसेंटली रिसर्च नहीं कर रहे हैं। आज के टाइम में ऐसे ऐसे कॉलेजेस हैं जो पहले कभी ठीक हुआ करते थे, आज के टाइम में उनकी रेपुटेशन बहुत खराब है। और बहुत सारी ट्रिपल आईटीज, बहुत सारी एनआईटीज, बहुत सारी जीएफटीआई ऐसी हैं जो आज के टाइम में बहुत ऊपर आ चुकी हैं, बट अभी भी नहीं, उनको वही डेटा डालना है। अब बच्चा क्या है ना कि बच्चे को अपने से ज्यादा भरोसा उस व्यक्ति पे हो रहा है या किसी ऐसे पे हो रहा है। मैं नहीं बोल रहा हूं तुम मेरे पे ही भरोसा करो, मैं कोई ऐसा नहीं है कि मैं 100% सर्वज्ञाता हूं, लेकिन इतना मैं जानता हूं कि जनरली जो मैं सजेस्ट करता हूं उसका मेरे पीछे एक मतलब साइंटिफिक लॉजिक होता है। मैं स्टैट्स को देखता हूं, स्टैट्स को समझता हूं, स्टैट्स को पकड़ता हूं, फिर मैं बच्चों को जाके रिकमेंड करता हूं। गलती मेरे से भी हो सकती है, बट मेरे वीडियो को देख के तुम्हारा जीवन कबाड़ा हो, इससे तुम्हें पूरे जीवन दुख होगा अपने पर कि यार मैं क्या मूर्ख था जो मैं बैठ कर रिसर्च नहीं कर पा रहा था, कोई बड़ा काम थोड़ी है। अब जब भरना होता है, जनरली क्या होता है, जब चॉइस फिलिंग करनी होती है तो 147 कॉलेज हैं, बच्चा पूरा रिसर्च कर नहीं पाता है, किसी का भी उठा के भर लेता है। लेकिन जब कॉलेज मिलना शुरू होता है तो एटलीस्ट उस कॉलेज के बारे में जाके देखना शुरू कर देता है, और फिर पता चलना शुरू होता है कि ये कॉलेज तो खराब है, ये कॉलेज तो बढ़िया है, ये कॉलेज तो जाना नहीं चाहिए। तो जो चीज तुम बाद में करते हो तुम्हें पहले करना चाहिए मेरे भाई। और यही होता है, मैं हर साल बहुत लोगों को देखता हूं कि राउंड 2 तक तो ठीक ठीक मिल रहा था, राउंड 3 में आके कबाड़ा हो गया, और राउंड 3 में आके कबाड़ा हो गया तो राउंड 3 में कोई विड्रॉल का ऑप्शन भी नहीं था।
और जैसे ही आपको नया सीट मिलता है तो पिछला सीट हट जाता है और पिछले सीट को आप कभी ले नहीं सकते, वो ये रूल है। तो अब होता क्या है कि चॉइस फिलिंग बढ़िया नहीं होती है, पहले बढ़िया मिला होता है, एक ठीक ठाक मिला होता है, और लास्ट में आके कबाड़ा हो जाता है। और बोलते हैं बच्चे कि अब एक कबाड़ा वाला नहीं लूंगा सर, मेरा पैसा वापस करा दो। तो सीसे बोलता है भैया अब पैसा वापस नहीं होगा, टाटा बाय बाय, आपका 75,000 रुपए क्या है। आपको ये चीज पहले से सोच समझ के करनी चाहिए, और यहां पर एक काउंसलर की बहुत जरूरत होती है। तो आपके साथ ये सब अनप्लेजेंट चीजें ना हो, इसके लिए आपको बहुत सावधानी बरतनी है। तो राउंड 3 में आपको कोई फ्रीज फ्लोट, या मतलब राउंड 3 में जो भी आपको मिलेगा फ्रीज हो जाएगा, और जिनको पहली बार मिलेगा वो अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएंगे, उसके बाद इंस्टीट्यूट एडमिशन फीस पे करेंगे, और जिनको पहले से ही मिल चुका है उनको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। इनफैक्ट जिनको जोसा में मिल चुका है पहले से, और जोसा में अगर उन्होंने पार्शियल एडमिशन फीस दे दिया है, तो भी उनको कोई इंस्टीट्यूट एडमिशन फीस सेकंड पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, क्योंकि उनके में ऑप्शन ही नहीं आएगा। आप एक बार चेक करिएगा अपना डैशबोर्ड खोल के, वो आपके डैशबोर्ड पर A to Z सब कुछ बताता रहेगा कि कब क्या करना है। आपको सिर्फ टाइमली एक्शन लेते रहना है। ये लोग टाइमली डैशबोर्ड पर सब कुछ इन्फॉर्म करते रहते हैं। उसके बाद आपकी फिजिकल रिपोर्टिंग होगी। फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं, क्या क्या लेके जाने होंगे, तब कौन से बच्चे को कहां पर लेके जाना है, वो सब मैं तब की बात तब कर लूंगा वीडियो पर। मतलब वीडियो देखते रहिएगा, सब कुछ इंफॉर्मेशन आपको टाइमली मिलती रहेगी। और अगर आप मेरे कोर्स में हो तो फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है, आपको एक पर्सनल आईआईटी का मेंटर, भाई जोसा में आपको कौन मिलने वाला है, आईआईटी का मेंटर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ गुवाहाटी ना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी का, सॉरी आईआईटी गुवाहाटी का, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी का मेंटर आपको मिलने वाला है। एक आध मेंटर शायद कानपुर के हैं। तो अच्छे इंस्टीट्यूट के पास आउट या वहां के फाइनल थर्ड ईयर के कैंडिडेट्स स्टूडेंट्स आपको मिलने वाले हैं, जो आपको मेंटर करेंगे। थर्ड ईयर वाले सब मेंटर हैं, पास आउट जनरली मेंटर्स होते हैं। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपके लिए आई विल do my best for you so that you can get a best college as per your rank। तो ये बात ध्यान रखिएगा, इस पर मैं आगे बात करूंगा। अब एक इंपॉर्टेंट बात के बारे में मैं चर्चा करूंगा कि भैया फ्रीज क्या है, फ्लोट क्या है, स्लाइड क्या है। ये तीन तो जनरली मैं जान गया हूं, क्योंकि जोसा में जैसे ही सीट मिलेगी हमें ये तीन ऑप्शन दे दिया जाएगा कि फ्रीज, फ्लोट या स्लाइड में से एक बटन दबाइए और बताइए कि आप अगले राउंड में क्या, किस टाइप की सर्विस चाह रहे हैं, या अगले राउंड में आप क्या चाह रहे हैं। और उसके बाद ये शीशे में तीन और बढ़ गया, हालांकि एग्जिट तो वहां पे भी रहता है, जोसा में भी रहता है। तो ये क्या है सर, तो देखो फ्रीज क्या होता है। जैसे मान लेते हैं मैंने चॉइस फिलिंग करी और मेरे को एक ब्रांच मिल गई राउंड 1 में, और मैं उस राउंड के साथ, उस ब्रांच के साथ और उस कॉलेज के साथ फुल्ली सेटिस्फाइड हूं। अब आगे मेरे को जाना ही नहीं है भैया, मेरे को बस यही चाहिए, बस ये मेरा बुक कर दो। अब मैं काउंसलिंग नहीं कराना चाहता, क्या पता आगे कुछ इससे खराब मिल जाए मेरे को। अगर आपका केस है कि मेरे को सर जो मिला है उसी को फ्रीज कर दो, अब वो मेरा हो गया, मैं उसी में एडमिशन लेके अब उसी में पढ़ाई करूंगा, तो आपको फ्रीज चूज करना है। और अगर आपको लगे कि नहीं नहीं, मान लो तुमने 50 चॉइस भरी, 20वें नंबर की चॉइस मिली और तुम्हें लग रहा है नहीं नहीं नहीं, अभी तो और आगे की चॉइस चाहिए, मतलब 20 से ऊपर की चॉइस चाहिए, 1 to 19 के बीच की अगर आपको चॉइस चाहिए, तो आपको फ्लोट करना है। फ्लोट का मतलब समझ में आया, क्योंकि मेरे को जो मिल गया सर मैं उसे लेके आगे बढ़ना चाह रहा हूं। अगर मुझे इसके ऊपर वाली चॉइस मिली तब तो ये मेरी कैंसिल हो जाएगी और वो मेरे हाथ में आ जाएगा। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि ऊपर कुछ नहीं मिला मेरे रैंक पर, जो मिला है वो रह जाएगा, एटलीस्ट हाथ में एक सीट रहेगी। अगर एक बार आपको कॉलेज, मतलब एक बार आपको कॉलेज अलॉट हो गया, तो एटलीस्ट एक सीट आपके हाथ में रहेगी, एक सीट कहीं नहीं जाएगी। या तो नई सीट हाथ में रहे, और नई नहीं मिलेगी तो पुरानी वाली सीट हाथ में रहेगी, उसको समझिए। एंड आफ्टर दैट फ्लोट, जो फ्लोट वाली बताया। अब आता है स्लाइड। स्लाइड क्या होता है, स्लाइड विद इन द कॉलेज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मेरे को मिला आईआईटी कानपुर में, मान लेते हैं मेरे को मिला इलेक्ट्रिकल। अब मैं चाहता हूं कि मुझे तो भैया कानपुर ही चाहिए, मैं ऐसे ही बाकी के चॉइस कॉलेजेस डाल दिया हूं, मैं बस कानपुर में रहना चाह रहा हूं। हाँ, अगर मेरे को देना है ना तो कानपुर में ही कुछ अच्छी ब्रांच दे दो, इलेक्ट्रिकल से कुछ अच्छी ब्रांच दे दो, लेकिन दो कानपुर में ही। तो फिर मेरे को चूज करना होगा स्लाइड। अच्छा एक बात मैं और बता दूं, सीसैब में आईआईटीज पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। सीसैब में सिर्फ एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई तीन ही पार्टिसिपेट करते हैं। बाकी लोग सीसैब में पार्टिसिपेट नहीं, आईआईटीज जो है सीसैब में पार्टिसिपेट नहीं करती हैं। सीसैब में एनआईटी प्लस सिस्टम, मतलब एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआईज ही पार्टिसिपेट करती हैं, इस बात को ध्यान रखना। अब अगर स्लाइडिंग होगा तो विद इन द कॉलेज होगा। अब बात करते हैं सरेंडर का। सरेंडर, थोड़ा ध्यान से इस टर्म को समझिएगा, सरेंडर क्या होता है।
सरेंडर होता है कि भाई मान लेते हैं मेरे को सीसा में, ये चीज आपको जोसा में नहीं दिखेगी। मान लेते हैं मेरे को एक सीट मिल गया, मान लेते हैं एक सीट मेरे को मिल गया। मान लो मैंने 150 चॉइस फिलिंग भरी और मेरे को 50वें नंबर की चॉइस फिलिंग मिली, लेकिन वो चॉइस मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। हो सकता है भरते टाइम मैंने रिसर्च नहीं करी, लेकिन जब मिल गया ना तब मैं बैठ के रिसर्च किया तो पता चला अरे ये तो बेकार कॉलेज है यार, है ना, ये तो बेकार कॉलेज है, ये तो मेरे को डालना नहीं था, मैं तो गलती से डाल दिया, अब क्या करूं, है ना, ये मेरे को नहीं लेना है। लेकिन मैं अगले राउंड में जाके चेक करना चाह रहा हूं, किस्मत आजमाना चाह रहा हूं कि क्या अगले राउंड में कुछ अच्छा मिल सकता है। तो उस केस में अपने को सरेंडर करना पड़ेगा कि भैया जो सीट मिला है मैं उसको सरेंडर करता हूं, लेकिन नेक्स्ट राउंड में मैं बैठना चाहता हूं। और अगर नेक्स्ट राउंड में मेरे को कुछ मिला तो ठीक है, वरना ये सीट हमको नहीं चाहिए। मतलब अगर सरेंडर कर दोगे तो आपको ये सीट नहीं मिलेगी और उस केस में आप अगले राउंड के लिए चले जाओगे। आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस, मतलब जो भी हमारा इंस्टीट्यूट एडमिशन फीस 2 है, पे करने की जरूरत नहीं रहेगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? व्हाट इज सरेंडर, है ना। तो इसमें हम सीट को सरेंडर कर देते हैं कि भैया हमको ये नहीं चाहिए, चाहे अगले राउंड में मिले या ना मिले हम ही नहीं लेंगे, हमें अगले राउंड में बैठाओ, हम देखना चाह रहे हैं क्या मिलेगा। तो अब यहां पे सरेंडर करने का ऑप्शन है तो बढ़िया, लेकिन यहां पे एक गड़बड़ी है। गड़बड़ी ये है कि मान लो मैं यहां चॉइस नंबर 1 से भरना शुरू किया और 150 तक भरा। अब मेरे को मान लेते हैं 50वें नंबर की चॉइस मिली। अब 50वें नंबर की चॉइस मिली, मैंने इसको सरेंडर कर दिया। तो अब अगले राउंड में पूरा नहीं देखा जाएगा कि आपने क्या चॉइस भरा है, सिर्फ 1 से लेके 49 तक की ही चॉइस में चेक किया जाएगा। हो सकता है कि 50 के नीचे जो कॉलेज हो, 52 नंबर पे, 51 नंबर में, 53 नंबर पे, वही 50 वाले से ज्यादा अच्छा हो, लेकिन अब आपकी किस्मत गई। और ये बहुत बड़ा ब्लंडर है जो जनरली एक इंसान करता है, और मैंने हर साल बच्चों को करते हुए देखा है। चाहे आप मेरे पेड स्टूडेंट हो, चाहे आप मेरे फ्री स्टूडेंट हो, बेटा एक एक चॉइस को अच्छे से थोड़ा समझ लेना। हाँ, कॉलेजेस की प्लेसमेंट एक्चुअल क्या है मैं इसका डेटा अपने ऐप में डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। जो कोर्स तुमने बाई किया ना, जिस दिन जोसा शुरू हो जाएगा उसमें मैं डाल दूंगा, तुम भी बैठ के अच्छे से रिसर्च कर लेना। मतलब रिसर्च तो हमने पूरा करा है, डेटा हम पीपीटी स्लाइड में या A4 शीट बना के डाल देंगे, तुम देख लेना तुम्हें अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। बाद में ऐसा ना हो कि अरे सर ये नहीं चाहिए, ये तो बेकार है, इससे बढ़िया तो नीचे वाला था, ऐसा ना हो। हालांकि तुम मेरे प्रोग्राम में हो तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हम तो ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा अच्छे से रिसर्च करके ही बनाते हैं प्रेफरेंस ऑर्डर, जो कि बहुत ही ज्यादा लायबल होता है। और मेन खेल तो चॉइस फिलिंग ऑर्डर का ही है, जो कि आधे से ज्यादा लोग आपको ढंग से चॉइस फिलिंग ऑर्डर नहीं बताएंगे, क्योंकि शायद हो सकता है उन्होंने भी रिसर्च ना किया हो, उन्हें भी पता ना हो। बट एनीवेज, अगर आप सरेंडर भी करोगे ना तो आपकी किस्मत इतनी फूटी हो जाएगी कि 1 से लेके 49 तक के ही चॉइस में से आपको कोई मिलना होगा तो मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो सरेंडर के केस पर मोस्ट ऑफ द लोगों को नहीं मिल पाता है। आप बात समझ रहे हो? अब बात करते हैं, सरेंडर हो गया, अब बात करते हैं विड्रॉल की। तो विड्रॉल का क्या केस है? तो देखो विड्रॉल का केस बड़ा सिंपल है। विड्रॉल उनके लिए है जिनको सीट मिल चुका है, लेकिन वो चाहते हैं, इसका मीनिंग है कि यू कैंसल योर सीट एंड एग्जिट फ्रॉम द एडमिशन प्रोसेस, है ना, एंड कंप्लीटली आप एग्जिट करना चाह रहे हैं, है ना। अगर मान लो आपको एक सीट पहले से मिला हो सकता है जोसा में मिला हो, या हो सकता है कि आपको सीसा में अभी मिला है, ठीक है, आपने पैसे वैसे सब जमा कर दिया है, लेकिन अब आपको लग रहा है ना 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 भाई हमको सीट चाहिए नहीं, हमको जोसा सीसा में बैठना ही नहीं है, मैं एक सीट लेके आगे नहीं बढ़ना चाह रहा हूं, मैं मतलब पैसे जमा कर चुका हूं, मेरे को मेरा रिफंड चाहिए, सिंपल। मैं काउंसलिंग से भी एग्जिट होना चाह रहा हूं, और मेरे को मेरा पैसा नहीं चाहिए, मतलब मेरे को अब सीट नहीं चाहिए, मेरे को जोसा में नहीं बैठना है, सीसा में नहीं बैठना है, मेरे को एग्जिट मारना है। तो उस केस में आप विड्रॉल मारोगे। अब जब भी आप विड्रॉल मारोगे तो आपका अच्छा खासा पैसा कटेगा। 5,000 तो आपका ये जो है स्पॉट राउंड प्रोसेसिंग चार्ज कटेगा ही कटेगा, 2,000 एडिशनल कटेगा, तो आपके 7,000 काट के बाकी के पैसे वापस कर दिए जाएंगे। लेकिन एक आते हैं जनरली दिसंबर जनवरी में, और उसके बाद होता है एग्जिट। एग्जिट किन लोगों के लिए? मान लो तुम राउंड 2 तक बैठ गए, अब तक तुमको कुछ नहीं मिला, और अब तुम्हें लग रहा है कि यार कहीं राउंड 3 में ऐसा ना हो लल्लू कॉलेज दे दे,
और अब तक मान लो तुमको कुछ नहीं मिला है, किसी ना जोसा में मिला है ना सीसे में मिला है, लेकिन अब तुम्हें लग रहा है कि राउंड 2 तक देख लिया कुछ नहीं मिला, लेकिन राउंड 3 में मेरे को डर लग रहा है कि ये नीचे वाले चॉइसेस ना दे दे, मैं उसको नहीं लेना चाह रहा हूं, क्योंकि अगर वो दे देगा तो पैसा तुम्हारा कट जाएगा, तुम लो या ना लो। तो उस केस में बहुत सारे बच्चे एग्जिट मारते हैं, नहीं नहीं हमको नहीं बैठना है, राउंड 3 में जाना ही नहीं है। तो आराम से राउंड 3 तक तुम अपना किस्मत आजमाओ, और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बहुत सारे लोग एग्जिट मारते हैं। एग्जिट मतलब आपको कोई सीट अलॉट नहीं हुई है और अब आप काउंसलिंग में आगे जाना भी नहीं चाह रहे हो, एग्जिट करना चाह रहे हो, तो इसको बोलते हैं एग्जिट। मतलब आपको सीट नहीं मिली है लेकिन अब आप लास्ट राउंड को चेक नहीं करना चाह रहे हो, क्योंकि लास्ट राउंड में अगर बैठे और अगर कुछ मिला तो पैसा गायब। तो ये इस चीज को देखते हुए एग्जिट बनाया गया। तो यू कैन एग्जिट, काउंसलिंग से ही एग्जिट कर जाओगे जिस भी राउंड में चाहो उस भी राउंड में। अब सवाल ये है कि भैया किस रैंक तक एडमिशन होता है और जोसा वर्सेस सीसैब में क्या फायदा है। तो पहले मैं बताता हूं किस रैंक, मतलब पहले जोसा वर्सेस सीसैब का एक मोटा मोटी आइडिया देता हूं, फिर कुछ कॉलेजों का एग्जांपल लेके अपन लोग देखेंगे। वीडियो लंबी हो गई क्या? 30 मिनट की वीडियो होगी, ओके। ये नेक्स्ट वीडियो कर लें क्या, जोसा वर्सेस सीसैब? चलो नेक्स्ट एक अब क्या फायदा होगा उसको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, बट एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग देता हूं जोसा और सीसैब में क्या फायदा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखते हैं एनआईटीज को, ओपन कैटेगरी का मैं देख रहा हूं। ओपन कैटेगरी में भैया ऑल इंडिया कोटा में किस रैंक तक एडमिशन होता है ओपन कैटेगरी में? तो ये देखो, लास्ट जो एनआईटी अगरतला की केमिस्ट्री मिली थी जोसा में, जो लास्ट एनआईटी अगरतला की केमिस्ट्री मिली थी राउंड 5 में, वो 57,000 पे मिली थी। और नागालैंड की सिविल जो मिली थी 57,000 के बाद पे मिली थी। और ये है मिजोरम की सिविल जो मिली थी 56,000 पे मिली थी। और उसके अलावा अगरतला की बायोटेक्नोलॉजी 55,000 पे मिली थी। मतलब इसके बाद 57,000 के बाद किसी को कोई एनआईटी नहीं मिली थी लास्ट ईयर। लेकिन इस साल ऐसा नहीं था, लेकिन सीसैब में ऐसा नहीं था। ये तो रही जोसा की कहानी। लेकिन जब सीसैब में तुम बैठोगे तो वही अगरतला की केमिस्ट्री 1,17,880 पे चली गई। मतलब तुम खेल देख रहे हो, मतलब जो चीज 57,997 पे बंद हुई थी वही बच्चा सीसैब में 1,17,000 पे जाके पाया है। और वही मिजोरम की सिविल 1,00,000 पार गई थी, जबकि सीसैब में ये मिजोरम की सिविल 56,000 पे ही बंद हो गई थी। मतलब तुम देख रहे हो सीधे सीधे दुगना कट ऑफ, दुगना। और ये चीज सिर्फ एनआईटीज पे ही नहीं, ट्रिपल आईटीज पे भी लागू होगा और जीएफटीआईज पर भी लागू होगा। ये देखो ट्रिपल आईटीज देखो, ट्रिपल आईटीज में लास्ट एडमिशन जो हुआ था जोसा में वो 56,000 पे हुआ था ट्रिपल आईटी मणिपुर में। और उसके अलावा ट्रिपल आईटी मणिपुर के अलावा अगर कुछ अच्छी ट्रिपल आईटी लें तो ट्रिपल आईटी करनौल की जो मैकेनिकल है वो 50,000 पे बंद हुई थी। 50,000 बहुत बढ़िया रैंक है। उसके अलावा ट्रिपल आईटी जबलपुर की स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग 49,000 पे बंद हुई थी। उसके अलावा ट्रिपल आईटी मणिपुर के अलावा कुछ और अच्छा ले लेते हैं, ट्रिपल आईटी भागलपुर की मैकेट्रॉनिक्स 47,000 पे बंद हुई थी। और सब ट्रिपल आईटी भागलपुर के अलावा अगर तुम देखो तो ट्रिपल आईटी राउंड 2 का ही देखते हैं डायरेक्ट, सॉरी राउंड 5 का ही देखते हैं डायरेक्ट, ठीक है। ये इसकी कोट्टायाम की देखो, ट्रिपल आईटी कोट्टायाम, थोड़ा सा ट्रिपल आईटी करनौल हो गया, ट्रिपल आईटी नागपुर हो गया। ये देखो ट्रिपल आईटी मणिपुर से पहले ट्रिपल आईटी कल्याणी 43,000 पे बंद हुई थी। अब इस डेटा को पकड़ो, ट्रिपल आईटी कल्याणी 43,000 पे और लास्ट ट्रिपल आईटी में एडमिशन हुआ था 56,000 पे। मतलब 56 ट्रिपल आईटी कल्याणी की सी 43,000, ट्रिपल आईटी मणिपुर की सी 56,000। 56,000 के बाद किसी को भी ऑल इंडिया कोटा से एडमिशन नहीं मिला था। और फीमेल का कहां तक गया था? फीमेल को ट्रिपल आईटी मणिपुर में 67,000 तक मिला था, मेल का 56 और फीमेल का 67। अब अगर मैं तुमको लेके चलूं ना जोसा के बाद सीसैब में, जोसा के बाद सीसैब में, तो वही ट्रिपल आईटी मणिपुर 1,17,000 रैंक तक एडमिशन दिया और वीएलएसआई में 1,16,000 रैंक तक एडमिशन दिया। और तुम देखो सीधे सीधे राउंड 2 का डेटा देखते हैं, राउंड 2 का डेटा देख लेते हैं, ठीक है। और अभी जो तुम कल्याणी देख रहे थे, कल्याणी 66 मतलब 43,000 से 66,000 तक चला गया। और अगर तुम फीमेल का देखो तो फीमेल में सीटें बची थी और फीमेल को ट्रिपल आईटी मणिपुर में 1,63,000 रैंक पर एडमिशन मिला। तुम अंदाजा लगा सकते हो कितने लो रैंक तक एडमिशन मिला है,
कितने लो रैंक तक एडमिशन मिला है। और जो लोग मेल हैं, मतलब और जो लोग एनआईटीज में होम स्टेट वाले हैं, तो उनको तो यार टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, समझ रहे हो। और जो थंबनेल में लिखा था ना 7 लाख रैंक, तो 7 लाख रैंक पे भी भैया एडमिशन होता है। तुम यहां पर देखो, कहां गए, देखो 7 लाख रैंक पे भी एनआईटीज में एडमिशन होता है। एनआईटी सिक्किम में एआई जो है 12 लाख रैंक पे मिली है। एनआईटी मणिपुर में मैकेनिकल 8 लाख रैंक पे मिली है। एनआईटी पौंडीचेरी में 4 लाख रैंक पे मिली है। तो मोटा मोटी कहने का मतलब ये है कि अगर आप होम स्टेट से हो और खासकर नॉर्थ ईस्ट में, तो आपको 6 से 7 लाख रैंक तक एडमिशन हो जाएगा। लेकिन डिपेंड करता है कि आप कौन से स्टेट से हो। जैसे यूपी वगैरह में होम स्टेट का बहुत ज्यादा फायदा नहीं है, लेकिन फिर भी जब आप जोसा में बैठिए, तो अगर आपकी रैंक थोड़ी लो है ना, तो आप अपने एक बार होम स्टेट के एनआईटी को जरूर चेक करिए। क्योंकि होम स्टेट के एनआईटीज में 40 लगभग लगभग 50% सीट्स जो हैं होम स्टेट वालों के लिए रिजर्व्ड रहती हैं, और अदर स्टेट वाले 50% सीट पे ही एडमिशन ले सकते हैं। तो इस मतलब 50% पे पूरा ऑल ओवर इंडिया है, और 50% पे इनके होम स्टेट वाले हैं। तो यही रीजन है कि सिक्किम उक्किम में 12-12 लाख रैंक तक एडमिशन हुआ है होम स्टेट का, 6-6, 7-7 लाख रैंक पर एडमिशन हो जाता है। तो उसके लिए आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एनआईटी मिजोरम में 12 लाख रैंक पर इलेक्ट्रॉनिक्स, और उसके अलावा एनआईटी मिजोरम में 7 लाख रैंक पर कंप्यूटर, देख रहे हो 7 लाख रैंक पर कंप्यूटर। तो होम स्टेट का बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। और जीएफटीआई में तो भैया देखो, तुम टेंशन मत लेना, जीएफटीआई में तो बहुत लो रैंक तक एडमिशन हुआ है। अच्छा, वो जो एनआईटी का मैं डेटा दिखा रहा था, वो मैं जनरल कैटेगरी का दिखा रहा था, ओपन कैटेगरी का। कैटेगरी लगाओगे तब तो और लो चला जाएगा। बाकी एनआईटीज में तो देखो, अगर तुम ट्रिपल आईटी इनकी बात करो कि एनआईटीज में किस, जीएफटीआईज में किस रैंक तक एडमिशन होगा, तो इस साल 6 या 7 जीएफटीआईज अलग से एक्स्ट्रा ऐड हुई हैं। लेकिन अगर बात करो ना कि किस रैंक तक एडमिशन होता है, तो एडमिशन का कोई तोड़ नहीं है। एडमिशन जिस भी रैंक वाला बच्चा आएगा, अगर सिर्फ एडमिशन लेना चाहे तो हो सकता है। जैसे तुम देखो यहाँ पे गुरुकुल कांगड़ी में मैकेनिकल जो है 12 लाख रैंक पे मिला था। और फूड इंजीनियरिंग बीआईटी मेसरा बहुत अच्छा है, जीएफटीआई है, लेकिन ये ब्रांच ठीक नहीं है। ये भी होम स्टेट को 11 लाख रैंक तक मिल गया था। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, यहाँ पर सीएससी सॉरी यहाँ पे मेटलर्जी और मटेरियल है, 11 लाख रैंक तक मिल गया था। तो एडमिशन तो बड़ा लो रैंक तक होता है। देखो यहाँ पे होम स्टेट वालों को बीआईटी देवघर में इलेक्ट्रॉनिक्स 10 लाख रैंक तक मिल गई थी। अगर तुम्हें लग रहा हो कि भैया आप होम स्टेट दिखा रहे हो, आप ऑल इंडिया पे दिखाओ ताकि हमें भी फायदा हो, तो तुम टेंशन मत लो, ऑल इंडिया वालों का भी बड़ा लो रैंक तक एडमिशन हो जाता है। यहाँ पे मिजोरम यूनिवर्सिटी इलेक्ट्रिकल 7-8 लाख रैंक तक एडमिशन दिया था। पर जीएफटीआईज में मोस्ट ऑफ द जीएफटीआई जैसी हैं जो थोड़ी ढंग की नहीं है, जिससे देख के आपको लगेगा कि हाँ भैया थोड़ा प्लेसमेंट स्टैटिक्स अच्छा नहीं है, लोकेशन अच्छा नहीं है, एक्सपोजर अच्छा नहीं है, बहुत सारी समस्याएं मेरे को थोड़ा लगता है जीएफटीआईज को लेकर, जिस पर मैं कभी अलग से वीडियोस में बात करूंगा। जीएफटीआईज में मेरे हिसाब से 8-10 जीएफटीआई ही ऐसी हैं जहां पर आपको ट्राई करना चाहिए, अदरवाइज आपको स्टेट यूनिवर्सिटीज में देख लेना चाहिए। ट्रिपल आईटीज में भी सारे ट्रिपल आईटीज अच्छे नहीं है, ये बात मैं क्लियर कट बता दूं। एनआईटीज में भी, नॉर्थ ईस्ट के एनआईटीज में बहुत सारी समस्याएं चल रही हैं, उसको लेकर मैं किसी वीडियो में बात करूंगा। बट मोटा मोटी यही है, सीसम में बहुत फायदा होगा और होता है। एक्सेप्शनल कट ऑफ जाती है, और इस साल तो बहुत सारे एक्सेप्शन बाहर निकल के आएंगे। तो आप फटाफट क्या कर लीजिए, अगर अभी तक आपने हमारा काउंसलिंग प्रोग्राम ज्वाइन नहीं किया है, और अगर आप चाहते हो कि संदीप भैया आप मेरी काउंसलिंग करो, तो फटाफट उसे ज्वाइन कर लेना, रिस्क मत लेना बच्चा पार्टी। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। और एक चीज और यार, देखो लेकिन मैं आया था बहुत ज्यादा, बहुत पीपीटीज थी जिनको मैं थोड़ा समझाना चाहता था अच्छे से, बट टाइम कम था, तो आई कांट डू, है ना। बट कभी मौका मिला कमेंट में बताना, अगर बोलोगे तो सीएस वर्सेस, सॉरी सीसा वर्सेस जोसा का एक डिटेल वीडियो बनाया जाएगा।